हेलो एवरीवन। आज हम बायोलॉजी की शुरुआत कर रहे हैं। इसके पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी क्या है, और दूसरे पार्ट में यह डिस्कस करेंगे यह देख लेंगे कि इसमें कौन कौन से मेन टॉपिक हैं जिसका कि हम स्टडी कर अध्ययन कर हम अपने एग्ज़ाम में बायोलॉजी पोर्शन में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए चलते हैं बायोलॉजी की दुनिया में और देखते हैं बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी, जिसे हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, और यह बायोलॉजी शब्द ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ है, जिसमें कि ग्रीक के दो टर्म बायोस और लोगोस इन दोनों से मिलकर बना है। बायोस का अर्थ होता है लाइफ, और जिसमें लाइफ होगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए। हिंदी में लाइफ यानी जीवन, और जिसमें जीवन हुआ वे जीवधारी हो गए। वहीं लोगोस का अर्थ है टू स्टडी, जिसे हिंदी में अध्ययन करना कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं जीवन या जीवधारियों का अध्ययन ही जीव विज्ञान है, यानी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बायोलॉजी। अब हम आते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। वैसे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, लेकिन सामान्य रूप में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के 4 कैरेक्टरिस्टिक को लेते हैं, और वो 4 कैरेक्टरिस्टिक या वो कैरेक्टरिस्टिक इन्हें नॉन लिविंग से लिविंग में अलग करती है, या नॉन लिविंग से लिविंग को अलग करती है। तो वो 4 कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं? तो एक है रिस्पायरेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एक्सक्रीशन, चौथा है रिप्रोडक्शन। हिंदी में जिसे श्वसन कह रहे हैं, पाचन, उत्सर्जन और प्रजनन। हम फिलहाल इन सबों के बारे में, इन चारों के बारे में एक एक दो लाइन में जान ले रहे हैं। फिर बाद में इन सबों पे एक एक वीडियो रहेगी, एक एक क्लास पूरा रहेगा, जिसमें कि इन सभी सिस्टम के बारे में, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गए, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तो इन सबों पे एक एक क्लास रहेगा, एक एक वीडियो पूरी रहेगी। अब हम लोग डिटेल्स वहाँ अध्ययन कर लेंगे। फिलहाल आते हैं रिस्पायरेशन पे। प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को जीवित रखने के लिए किसी न किसी रूप में श्वसन करता है। श्वसन का प्रकार, रिस्पायरेशन का प्रकार उनमें अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो श्वसन करता है। इस श्वसन में क्या होता है, तो वो अपने शरीर के अंदर बाह्य वातावरण से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेता है। वो ऑक्सीजन फाइनली रूप से सेल तक पहुंचती है, और वहां जाकर वो कुछ केमिकल रिएक्शन करती है। उसके फलस्वरूप वहां एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ वाटर का भी प्रोडक्शन होता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी शरीर के लिए वहाँ पे हार्मफुल हैं, और उसे शरीर से फिर बाहर निकाला जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ जल भी बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन को अंदर लेने की प्रक्रिया और कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से हम रिस्पायरेशन कहते हैं। आते हैं डाइजेशन पर। प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को जीवित रखने के लिए या तो बाहर से फूड अपने अंदर लेता है, या फिर अपने लिए फूड का निर्माण करता है। जो भी वो फूड का निर्माण करता है या फूड अपने अंदर लेता है, वो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, यानी उसकी संरचना जटिल होती है, जटिल आणविक संरचना होती है। तो डाइजेशन के द्वारा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म उस कम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर फॉर्म को सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। यही प्रक्रिया डाइजेशन है। डाइजेशन के फलस्वरूप कुछ न कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। वो अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट भी शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। यदि वो शरीर में रह गए तो बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, तो उनका भी शरीर से फिर बाहर निकलना उतना ही आवश्यक है। तो वो जो शरीर से बाहर निकलते हैं, उस प्रक्रिया को एक्सक्रीशन कहते हैं। अब हम आते हैं फाइनली रूप से रिप्रोडक्शन पे, यानी प्रजनन। प्रत्येक स्पीसीज अपने आप को जीवित रखने के लिए, प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने स्पीसीज को कायम रखने के लिए अपने समान संतति को जन्म देती है। ये जन्म देने की प्रक्रिया भले ही हर जीवों में अलग अलग हो, लेकिन यह प्रक्रिया वो अपनाती है, इसे ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम फिर से आते हैं बायोलॉजी पे। ये जो बायोलॉजी टर्म है वो लैमार्क एवं ट्रेवेरेनस महोदय के द्वारा दिया गया था।
संभव है परीक्षा में पूछा जाए या कई बार पूछा भी गया है कि बायोलॉजी टर्म किनके द्वारा दिया गया है, तो आप लैमार्क एवं ट्रेविनस महोदय का नाम देंगे या उस पर निशान लगाएंगे। वहीं फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल सर हैं, जिन्हें हिंदी में अरस्तु महोदय कहते हैं। अध्ययन के लिए बायोलॉजी को पहले 2 पार्ट में बांटकर अध्ययन किया जाता था। एक पार्ट था जूलॉजी, वहीं दूसरा पार्ट था बॉटनी। लेकिन बाद में एक तीसरी शाखा, तीसरी ब्रांच भी आई, तीसरा पार्ट भी आया, माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी, जिसे जंतु विज्ञान कहते हैं हिंदी में, इसमें हम जंतु के संदर्भ में, एनिमल्स के संदर्भ में स्टडी करते हैं। वहीं फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल महोदय हैं। तो ये एरिस्टोटल महोदय फादर ऑफ जूलॉजी भी हैं और फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं। वहीं बॉटनी में जो हम पादप का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं, तो फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस महोदय हैं। वहीं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटिनो वॉन लीवेनहुक महोदय हैं, जिन्हें कि संक्षेप में हम लीवेनहुक महोदय कहते हैं। एरिस्टोटल महोदय की एक बड़ी ही प्रसिद्ध बुक है द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, जिसमें एनिमल्स के बारे में अध्ययन किया गया है या जानकारी दी गई है। वहीं थियोफ्रेस्टस महोदय की बुक है द हिस्टोरिया ऑफ प्लैंटम, जिसमें कि प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में दिया गया है, जानकारी दी गई है। वहीं माइक्रोबायोलॉजी जो सूक्ष्म जगत हुआ, इसमें बैक्टीरिया और वायरस के संदर्भ में या कुछ और जो सूक्ष्म जीव हैं उनके संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं। हम एक और चीज़ बताएं, जो क्वेश्चन बैंक है उसका जो हमने स्टडी किया, उसको स्टडी कर जो एनालिसिस हमने किया, उस एनालिसिस के आधार पर हमें जो लगा, हमें जो अवगत हुआ, उससे हम आपको, हमें जो जानकारी हुई, हमारी जो समझ विकसित हुई, उससे हम आपको अवगत करा रहे हैं कि सामान्यतः जो बायोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं उसमें 60% पार्ट जूलॉजी का होता है, 30% पार्ट लगभग बॉटनी का होता है, वहीं 10% लगभग पार्ट माइक्रोबायोलॉजी का होता है। यह कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, ये तो जो क्वेश्चन सेटर सर जो होते हैं, जो क्वेश्चन सेट करते हैं, ये उन पर निर्भर करता है कि किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन पूछे। लेकिन एक सामान्य जो कंसेप्ट बना, उससे हम आपको अवगत कराएं। इस बायोलॉजी में कुछ और भी ब्रांच है, जैसे जेनेटिक्स है, इकोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, और भी कुछ और ब्रांच हैं। उन सबों का नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण है उनका नाम लिख दिए हैं। इसमें हम एक और जानकारी दें कि ये इकोलॉजी, ये एक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें कि लिविंग का नॉन लिविंग के साथ जो रिलेशनशिप है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। यह बायोलॉजी का एक एक्सेप्शनल ब्रांच है जहाँ की लिविंग के साथ नॉन लिविंग का भी स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। परीक्षा में यह भी पूछा गया है कि बायोलॉजी की वो कौन सी शाखा है जिसमें कि नॉन लिविंग का हम अध्ययन करते हैं, तो वो इकोलॉजी है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यह बायोलॉजी जीवन के सभी रूपों का अध्ययन करती है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आएंगे दूसरे पार्ट में कि कौन कौन से मेन टॉपिक हैं कि जिसका कि हम स्टडी कर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। अब हम आते हैं बायोलॉजी में कौन कौन से मेन टॉपिक हैं जिसका कि हम स्टडी कर, अध्ययन कर बायोलॉजी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन सा टॉपिक है, मुख्य टॉपिक है। तो पहला सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल्स, यानी कोशिका की संरचना। इसी में कोशिका क्या है और कोशिकांग कौन कौन से कोशिकांग हैं, उसका क्या कार्य है, उसका अध्ययन करते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी मानव शरीर क्रिया विज्ञान। इसके अंतर्गत डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, न्यूट्रिशन, यानी हम मानव शरीर का क्या पाचन तंत्र है, उसमें क्या इसका काम है, श्वसन तंत्र का क्या काम है, उत्सर्जन तंत्र का क्या काम है, प्रजनन तंत्र का क्या काम है, परिसंचरण तंत्र का क्या काम है, तंत्रिका तंत्र का क्या काम है, जो मानव में हार्मोन होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उसका क्या काम है, वो मानव को किस रूप में पोषण चाहिए, उसके पोषण के लिए क्या आवश्यक है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इवोल्यूशन, जैव विकास, यानी इसमें डार्विन का सिद्धांत, डार्विन थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल सिलेक्शन, यानी प्रकृति भी जो चुनाव करती है उसके बारे में जानेंगे। ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव का विकास कैसे हुआ, इसके संदर्भ में जानेंगे। अब आते हैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, जिसे हिंदी में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण कहते हैं। इसमें इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र
बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, यहाँ जो विभिन्न प्रकार के एनिमल हैं, प्लांट्स हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र जिसमें कि फूड वेब, जो खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल होता है, उसमें अध्ययन करते हैं। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन यानी पर्यावरण संरक्षण, यानी हम पर्यावरण को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम आते हैं बॉटनी यानी पादप विज्ञान। इसमें प्लांट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी पादप संरचना और उसके कार्य, यानी प्लांट का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो एनाटॉमी है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में और उसके कार्य के बारे में समझते हैं। फिर फोटोसिंथेसिस, जिसे हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, इसी प्रक्रिया के द्वारा प्लांट्स अपने फूड खुद बनाते हैं। प्लांट हार्मोन्स, जैसे एनिमल में या ह्यूमन में हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, तो प्लांट्स में भी होता है, तो प्लांट्स हार्मोन। फिर अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी जीवधारियों का वर्गीकरण। जो भी इतने सारे जो जीव जंतु हैं इस धरती पे, इस पृथ्वी पे, तो उन सबों को अध्ययन के लिए कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है। तो उस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट, जो प्राणी हैं, एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, उसका वर्गीकरण देखते हैं। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसे हिंदी में 5 साम्राज्य वर्गीकरण कहते हैं। अब हम आते हैं माइक्रोबायोलॉजी पे, जिसे सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। इसमें बैक्टीरिया, वायरस के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर जो बहुत से मानव में रोग होते हैं, कुछ प्लांट्स में भी जो रोग होते हैं और उसके क्या कारक हैं, उसका भी हम अध्ययन करते हैं। अंतिम में आते हैं जेनेटिक्स पे, जिसे हिंदी में आनुवांशिकी कहते हैं। इसमें डीएनए और आरएनए क्या होता है, डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जीन्स जो कि हेरिडिटरी यूनिट है और ये डीएनए का फंक्शनल यूनिट है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। क्रोमोसोम्स, मेंडल का नियम, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन कर हम बायोलॉजी में अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अगले वीडियो में सेल स्ट्रक्चर पर हम आएंगे।